स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक गांव अनंतपुर, जहां के मुखिया थे चंद्रमोहन। मुखिया चंद्रमोहन एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। अपने गांव की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। गांव की पंचायत में आने वाले झगड़ों का निपटारा भी मुखिया चंद्रमोहन ही करते थे। जब भी गांव वालों के बीच में कोई विवाद हो जाता तो वो उसके समाधान के लिए मुखिया चंद्रमोहन के पास ही आते थे और चंद्रमोहन अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से हर झगड़े का सही न्याय करते थे। गांव के लोगों का ये मानना था कि उनके मुखिया चंद्रमोहन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि न्याय के देवता हैं। इसी तरह से एक दिन गांव की पंचायत में रामू नाम के एक आदमी का मामला आया जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम था। सभी पंचों ने पूरे मामले को समझा और फिर सभी सबूतों की जांच की। इसके बाद मुखिया चंद्रमोहन ने यह फैसला सुनाया कि रामू पर जो चोरी का इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल सही है और उसे चोरी के इस अपराध के लिए गांव से निकाल देने की सजा दी जाती है। साथ ही साथ उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। रामू कहने लगा, मुखिया जी, मैं बेकसूर हूँ। मुझसे जो भी अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। तो मुखिया कहने लगा, रामू, हमने जो भी फैसला दिया है वो बिल्कुल न्याय संगत है क्योंकि सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। रामू बोला, मुखिया जी, कई बार हमें जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। कृपया करके मुझ पर दया कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। जिन हालातों में मैं आज फंस गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। लेकिन मुखिया चंद्रमोहन ने ये कहते हुए रामू को गांव से बाहर निकाल दिया कि मैंने जो भी फैसला दिया है वो सभी परिस्थितियों और सबूतों को ध्यान में रखकर दिया है। और इस तरह से रामू को चोरी के अपराध में सजा के तौर पर गांव से बाहर निकाल दिया गया। रामू अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। मुखिया चंद्रमोहन एक बहुत ही नेक और समझदार आदमी थे। पंचायत की कार्रवाई खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। मुखिया चंद्रमोहन भी अपने घर वापस लौट गए। इस गांव के बाहर एक साधु महाराज की कुटिया थी। वो साधु महाराज ईश्वर की भक्ति करने वाले और एक सच्चे संत थे। गांव के लोग अक्सर उन साधु महाराज की कुटिया में उनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। मुखिया चंद्रमोहन का भी साधु महाराज के साथ विशेष लगाव था। वो भी साधु महाराज से मिलने और उनके प्रवचन सुनने के लिए कुटिया में आते रहते थे। अगले दिन जब मुखिया चंद्रमोहन महाराज से मिलने के लिए आए तो साधु महाराज ने कहा, मुखिया जी, मैंने कल की घटना के बारे में सुना कि आपने रामू नाम के एक आदमी को चोरी के अपराध में गांव से निकलने की सजा दे दी। जहां तक मेरी जानकारी है, रामू नाम का वो आदमी मेरे आश्रम में भी आया करता था। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान था। चोरी जैसी नीच हरकत उसने नहीं की होगी। मुखिया बोला, नहीं साधु महाराज, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला दिया था और मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने आज तक जितने भी फैसले दिए हैं वो सभी न्याय संगत हैं। साधु महाराज ने कहा, मुखिया जी, कभी कभी हमें जो सामने दिखाई देता है वो पूरा सत्य नहीं होता। मुझे तो लगता है कि आपने जो फैसला दिया है उसमें कहीं कोई गलती रह गई। लेकिन मुखिया साधु महाराज की इस बात से सहमत नहीं था। उसे तो अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। मुखिया चंद्रमोहन की एक बेटी थी जो कि अब विवाह के लायक हो चुकी थी। चंद्रमोहन जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, सुनिए जी, हमारी बेटी अब विवाह के लायक हो चुकी है और मैंने तो उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और हमारे पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। मुखिया ने कहा, अरे भाग्यवान, तू चिंता मत कर, मैं अपनी बेटी का विवाह पूरी धूमधाम से करूंगा और देखना, इस बार तो मेरे खेतों में फसल
पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। कुछ ही दिनों में फसल की कटाई शुरू होने वाली है। मैं तो अपनी फसल नगर में जाकर बेचूंगा ताकि मुझे उसके अच्छे दाम मिले, और फिर देखना मैं कैसे अपनी बेटी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करता हूँ। मुखिया की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। अगले दिन जब मुखिया चंद्रमोहन अपने खेतों पर गया तो अपने खेतों की हालत देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या हुआ, मेरी फसल में तो कीड़े लग गए, भला ये कैसे हो सकता है। भगवान, अब तो मुझे जल्दी से अपने खेतों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुखिया ने बहुत कोशिश की, उसने अपनी फसलों पर दवाई भी छिड़की, लेकिन फिर भी उसकी फसल में कीड़े लगते ही जा रहे थे। इस तरह से मुखिया की पूरी फसल बर्बाद हो गई, और अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर मुखिया बड़ा ही उदास हो गया। वो चुपचाप अपने घर चला गया। उसको उदास देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हैं? और फिर मुखिया ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी और बोला, भाग्यवान, हमारी सारी फसल बेकार हो गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। पत्नी ने कहा, चिंता मत करिए जी, आप तो एक मेहनती इंसान हैं और सबका भला सोचते हैं, तो फिर आप रोते क्यों हैं? मेरी मानो तो जाकर साहूकार से कुछ कर्ज ले लो और जाकर नगर से बीज खरीद लो। अपनी पत्नी की सलाह मुखिया को बहुत ही अच्छी लगी। मुखिया तुरंत ही गांव के साहूकार की हवेली में पहुंच गया और सारी घटना उसे बताते हुए कहने लगा, साहूकार जी, मुझे अपने खेतों में फिर से काम शुरू करना है, जिसके लिए मुझे कुछ धन चाहिए। साहूकार ने कहा, मुखिया जी, मुझे आपको कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं है, पर वो क्या है ना, आप तो जानते हैं कि मेरा ब्याज बहुत ही ज़्यादा होता है। आप गांव के मुखिया हैं, इसलिए आपको ब्याज मैं थोड़ा कम लगाऊंगा, लेकिन फिर भी ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए। मुखिया ने कहा, साहूकार जी, सारा गांव जानता है कि मैं कितना मेहनती और ईमानदार हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, लेकिन क्या है ना कि भरोसे पर उधार नहीं दिया जाता, ब्याज तो आपको चुकाना ही होगा, और अगर मेरा कर्ज आप समय रहते नहीं चुका पाए तो मैं आपके खेतों पर कब्जा कर लूंगा। ये सुनकर मुखिया गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि पूरे गांव में मुखिया का सम्मान किया जाता था, लेकिन ये साहूकार एक नंबर का सूदखोर था और उसने मुखिया जी का कोई लिहाज नहीं किया। अब क्योंकि मुखिया जी की सारी फसल खराब हो चुकी थी और उनके पास बिल्कुल भी जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा दी थी। कुछ देर तक सोचने के बाद मुखिया बोला, ठीक है साहूकार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। साहूकार ने स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली मुखिया को पकड़ा दी और फिर मुखिया ने उस धन से अच्छे किस्म के बीज खरीदे और फिर से अपने खेती के काम में लग गया। कुछ महीनों में उसकी फसल फिर से पककर तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, मुखिया ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लगे हुए थे। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोता रोता अपने घर पर आया और ये सारी घटना उसने अपनी पत्नी को बता दी और कहा, भाग्यवान, मेरी सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। ऊपर से अब तो साहूकार का कर्ज भी मुझ पर हो गया है। अब मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा? उसकी पत्नी कहने लगी, सुनिए जी, कुछ ही दिनों में लड़के वाले हमारी बेटी को देखने के लिए आने वाले हैं। ऐसे में तो सारे गांव के सामने हमारी नाक कट जाएगी। ठीक उसी समय साहूकार भी वहां पर आ पहुंचा और मुखिया से कहने लगा, मुखिया जी, मैं अपना कर्ज ब्याज सहित लेने के लिए आया हूँ। मुखिया जी परेशान होकर कहने लगे, साहूकार जी, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। साहूकार ने कहा, मुखिया जी, मोहलत तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि सारा गांव जानता है कि मैंने आज तक किसी को मोहलत नहीं दी। देखो भाई, वायदे के मुताबिक अब मैं तुम्हारे खेतों पर कब्जा करूंगा। अगर तुमको अपने खेत छुड़वाने हैं तो सीधी सी बात है, मेरा सारा धन ब्याज समेत वापस कर देना, तो मैं तुम्हारे खेत वापस लौटा दूंगा। इतना बोलकर साहूकार वहां से चला गया। अब तो मुखिया के हाथ से वो खेत भी चला गया था।
कुछ ही दिनों में उसके घर की हालत बहुत ही खराब हो गई और एक दिन मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब तो खेत भी हाथ से चला गया है और मेरे सिर पर कर्ज भी है, ऊपर से बिटिया का विवाह भी है। इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे राज्य के राजा सूर्य प्रताप बहुत ही दयालु हैं, मैं उनसे जाकर सहायता मांगूंगा। पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। और फिर मुखिया उसी दिन राजा के महल में जाने वाला था तो उसे राजा सूर्य प्रताप महल के बाहर ही टहलते हुए मिल गए। मुखिया ने सारी घटना राजा को बताते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और मेरी बेटी भी अब विवाह के योग्य हो चुकी है। राजा ने कहा, अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी फसल बर्बाद हुई जबकि आसपास के लोगों की फसल को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राजा ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजा की बात सुनकर मुखिया बहुत ही उदास होकर वहां से चला गया। जब वो अपने गांव वापस लौट रहा था तो आधे रास्ते में ही वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने आप से कहने लगा, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। तभी मुखिया की नजर सामने पड़े हुए एक आदमी पर पड़ी जिसके शरीर से खून बह रहा था। मुखिया उठकर तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और देखा कि वो आदमी मर चुका था। अरे, इसकी तो मौत हो गई। तभी मुखिया की नजर उसके हाथ पर गई जहां पर एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। मुखिया ने सोचा, अरे, ये तो बहुत ही बड़ा हीरा है, बहुत कीमती भी है। क्यों ना मैं इसे ले जाकर किसी जौहरी को बेच दूं और मुझे इसके बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़वा लूंगा। लेकिन तभी मुखिया की अंतरात्मा से आवाज आई, ये गलत है, ये तो किसी की चोरी करना ही हुआ। और फिर वो अपने आप से कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गांव का मुखिया हूं और मैं सबका न्याय करता हूं। मुझे ये काम करना शोभा नहीं देता। लेकिन फिर उसके मन में ये दूसरा विचार आया कि अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं ही इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। ये विचार आते ही मुखिया ने वो हीरा उठा लिया और फिर नगर की तरफ चला गया। जौहरी की दुकान पर जाकर वो बोला, जौहरी जी, ये हीरा मेरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जौहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये हीरा तो बहुत ही कीमती है और इस देहाती आदमी की हालत देखकर ये साफ लगता है कि ये इसका नहीं है। जौहरी ने मुखिया को बहुत ही कम स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। मुखिया बोला, ये क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हीरा तो बहुत ही कीमती है। लाओ, इसे वापस कर दो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। जौहरी बोला, अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये हीरा मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूं कि ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक तुम्हारे जैसा कोई देहाती आदमी नहीं हो सकता। ये हीरा तो राजाओं महाराजाओं का हीरा लगता है। देखो, तुम्हें जो दे दिया उसे ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। ये सुनकर मुखिया गुस्से में आ गया और उसने हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर जोर से दीवार पर टकराया और उसकी मौत हो गई। ये देखते ही मुखिया के होश उड़ गए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं मैं? तभी वहां पर एक आदमी आ गया और उसने जौहरी को मरा हुआ देखा और साथ ही उसने मुखिया के हाथ में हीरा देखा तो सारा माजरा समझ गया। मुखिया ने घबराते हुए उस आदमी से कहा, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था, तो ये दे नहीं रहा था। मैंने तो उसे धक्का दिया, मुझे ये नहीं पता था कि ये मर जाएगा। ये कैसे मरा मुझे नहीं मालूम। वो आदमी कहने लगा, तुम्हें ये हीरा जंगल से मिला है ना? मुखिया ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उस आदमी ने कहा, अरे, तुम्हें ये हीरा उस आदमी के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा हुआ पड़ा था और जिसके शरीर से खून बह रहा था, है ना? मुखिया बोला, हाँ हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? आदमी बोला, उस आदमी को मैंने ही मारा था
वो मेरा ही साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। मुखिया बोला, क्या, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सुखी चंद है और मैं महाराज सूर्य प्रताप के खजाने में खजांची का काम करता हूँ। मैंने खजाने में से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे। ये जौहरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ जो ये मर गया, क्योंकि ये हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर सुखी चंद ने अपनी जेब में से एक बड़ी सी पोटली निकाली। मुखिया ने देखा कि उसके अंदर कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। सुखी चंद ने कहा, ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव चले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इन्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मुखिया घबराते हुए बोला, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हीरे हैं, क्या तुम इन्हें भी राजा के खजाने से चुरा कर लाए हो? हाँ, और मैं इन्हें तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर पर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस आदमी को मारा था और उसका हीरा छीन कर यहाँ पर ले आए थे। और जब जौहरी ने वो हीरा खरीदने से मना कर दिया तो तुमने जौहरी को भी मार दिया। लो भाई, अब तो सब जगह तुम ही फंसोगे। मुखिया बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। सुखी चंद ने कहा, हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर सुखी चंद ने उस मरे हुए जौहरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाई और उन्हें मुखिया को थमा दिया और बोला, हाँ, अब ये मर चुका है तो इन स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। मुखिया ने वो स्वर्ण मुद्राएं ले ली और सुखी चंद ने जो उसे हीरों की पोटली दी थी वो भी उसने अपने पास रख ली और अपने गांव की तरफ चल दिया। सुखी चंद धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा क्योंकि वो देखना चाहता था कि मुखिया का घर किस गांव में है और वो कहाँ रहता है। कुछ घंटों के बाद जब मुखिया अपने घर पर पहुंचा तो सुखी चंद निश्चिंत हो गया और वहां से चला गया। मुखिया ने सुखी चंद के द्वारा जो हीरो की पोटली उसे दी थी वो अपने घर में छुपा कर रख दी और स्वर्ण मुद्राएं उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, ये लो भाग्यवान, महाराज सूर्य प्रताप ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। पत्नी बोली, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जी, अब इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारे खेत वापिस आ जाएंगे और साथ ही हमारी बिटिया की शादी भी हो जाएगी, है ना। अगले दिन मुखिया साहूकार के पास गया और उसका कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है तो साहूकार जी, मैंने जितना कर्ज लिया था वो ब्याज समेत आपको वापस कर दिया। साहूकार बोला, ठीक है भाई, ये लो तुम्हारे खेतों के कागज, मुझे इनसे क्या, मुझे तो बस अपना धन वापस चाहिए था जो ब्याज समेत मुझे वापस मिल गया, बात अब खत्म हो गई। इस तरह से मुखिया ने साहूकार से अपने खेत छुड़वा लिए और वापस अपने घर चला आया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो चौंक गया। उसके घर में राजा सूर्य प्रताप और उनके मंत्री के साथ 2 सैनिक भी पहुंचे हुए थे। दोनों सैनिकों ने सुखी चंद को पकड़ रखा था। मंत्री ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, हमारे गुप्तचर ने हमें बताया है कि सुखी चंद इसी घर में छुपा हुआ था। अब तक महल से जो भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे वो सुखी चंद ने ही चुराए थे। जब हमारे गुप्तचर ने कल उस जौहरी की दुकान पर छानबीन की तो जौहरी को मरा हुआ पाया। तभी सुखी चंद बोला, महाराज, जौहरी को मैंने नहीं मारा, उसे तो मुखिया ने मारा है और मेरे साथी को भी मुखिया ने ही मारा है। ये सुनकर मुखिया के हाथ पैर कांपने लगे। राजा क्रोधित होकर बोला, मुखिया, तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे, सीधी तरह से बता दो कि हमारे खजाने से चुराए हुए हीरे कहाँ पर हैं, वरना तुम्हारी खैर नहीं। डरते डरते मुखिया ने वो हीरों की पोटली राजा को थमा दी और कहा, महाराज, ये सुखी चंद झूठ बोल रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उस जौहरी की नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तभी सुखी चंद वहां पर आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरों की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपसे शिकायत करके मुझे फंसा देगा।
राजा ने कहा, तुम्हें वो हीरा कहाँ से मिला था? मुखिया बोला, महाराज, जब मैं आपसे सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ आदमी मिला जिसके हाथ में वो हीरा था। राजा ने कहा, तो तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो उतने ही दोषी हो जितना ये सुखी चंद। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब मुखिया रोते हुए कहने लगा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत ही खराब थी। राजा बोले, ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा ने ये कहा तो मुखिया को कुछ महीने पहले घटी वो घटना याद आ गई। इधर जब गांव के लोगों को पता चला कि मुखिया के घर पर राजा अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए हैं तो सभी लोग मुखिया के घर पर इकट्ठा हो गए और इस बात की खबर जब साधु महाराज को पहुंची तो वो भी मुखिया के घर आ गए। सभी गांव वाले मिलकर राजा से विनती करने लगे, महाराज, हमारे मुखिया जी ये नहीं कर सकते। ये तो सभी का भला चाहने वाले एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सबकी सहायता करने के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन राजा तो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं था। तब साधु महाराज आगे आए और कहने लगे, महाराज, सभी गांव वाले ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी एक बहुत ही भले और ईमानदार इंसान हैं। इनके साथ जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके जैसे भला मानस तो पूरे गांव में कोई नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं आपके वचनों का मान रखते हुए मुखिया जी को छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वो सुखी चंद को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। इसके बाद मुखिया जी साधु महाराज के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, जो आपने मुझे बचा लिया। साधु ने कहा, मुखिया जी, आपको याद है कि कुछ महीने पहले इसी तरह से एक आदमी को आपने चोरी के अपराध में दोषी ठहराकर उसे गांव से निकाल दिया था। तब मैंने आपसे कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखाई देता है वो अर्ध सत्य होता है। लेकिन आपको तो अपने न्याय पर पूरा विश्वास था। आज ठीक वैसी ही परिस्थितियों में आप भी फंस गए। ये सब भाग्य का खेल है मुखिया जी। उस दिन वो गरीब रामू भी इसी तरह से हालात का मारा हुआ था, लेकिन आपने उसकी एक ना सुनी। साधु की बातें सुनकर मुखिया जी की आंखों में आंसू थे और फिर वो साधु महाराज से हाथ जोड़कर कहने लगा, साधु महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जो रामू के साथ किया वो गलत न्याय था और शायद उसी की सजा मुझे मिली। मुझे इस बात का बहुत ही अहंकार था कि मैं कभी गलत न्याय नहीं कर सकता। लेकिन आपने ठीक कहा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता और मनुष्य भाग्य और हालात से मजबूर होकर हार मान लेता है। तब साधु महाराज बोले, मुखिया जी, अब मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी कोई फैसला करें तो बहुत ही सोच समझकर और सभी परिस्थितियों की छानबीन करके ही करें। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है।